जब कोई लगातार खुद को ये सकारात्मक संदेश देता है तो उसकी मानसिक और भावनात्मक रूप से सहने की शक्ति, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो बढ़ती है। और जैसा लेख में कहा है, शांत मन एक मजबूत शरीर बनाता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात हो सकती है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि हमारी सोच हमारे शरीर पर असर डाल सकती है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी प्रैक्टिकल मदद और माहौल की बात करें तो लेख में सहायक उपकरणों और घर में बदलावों का भी जिक्र है। हाँ, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी पहलू है। जैसे वॉकर है, ऑर्थोसिस हैं, मतलब ब्रेसेस वगैरह, या व्हील चेयर, इनका सुरक्षित और सही तरीके से इस्तेमाल करना। ये समझना कि ये उपकरण आपकी निर्भयता नहीं बढ़ा रहे, बल्कि आपकी आज़ादी बढ़ा रहे हैं। और साथ ही घर को सुरक्षित बनाना, जैसे बाथरूम में पकड़ने के लिए रॉड लगाना, फिसलने वाली चटाई हटा देना, जहां जरूरत हो वहां सपोर्ट के लिए हैंडल लगवा लेना। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर गिरने का खतरा बहुत कम कर देते हैं। रोज के काम आसान हो जाते हैं। और इन उपकरणों की नियमित जांच के बारे में भी कुछ कहा गया है? बिल्कुल। स्रोत सलाह देता है कि साल में कम से कम एक बार किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से इन उपकरणों की जांच जरूर करवानी चाहिए। क्यों? ताकि पक्का हो सके कि वो सही हालत में है, उनका इस्तेमाल सुरक्षित है। सोचिए, अगर वॉकर ठीक नहीं है या ब्रेस ढीला है तो वो मदद की जगह नुकसान कर सकता है। हाँ, ये तो है। मुझे लेख की वो बात बहुत अच्छी लगी कि इन उपकरणों को कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि पंख कहा गया है, जो आजादी से चलने फिरने में मदद करते हैं। ये सोच बदलने वाली बात है। यकीनन, ये उस सामाजिक सोच को चुनौती देता है जो विकलांगता को सिर्फ लाचारी से जोड़कर देखती है। ये दिखाता है कि मदद लेना या टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ये कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी है। हाँ, समझदारी है और अपनी हालत को बेहतर तरीके से संभालने का एक तरीका है। शारीरिक देखभाल के सिलसिले में सांस और फेफड़ों की देखभाल का भी जिक्र है। हाँ, क्योंकि कुछ तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सांस लेने वाली मांसपेशियां भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए लेख कहता है कि रोज गहरी सांस लेने का अभ्यास करें ताकि फेफड़ों की क्षमता बनी रहे। और साथ ही सर्दी, जुकाम या कोई भी इन्फेक्शन हो, उससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सांस की प्रणाली पर फालतू का दबाव डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से टीके लगवाना, और अगर डॉक्टर कहे तो पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना, वो छोटी सी मशीन जो खून में ऑक्सीजन का लेवल बताती है। स्रोत इसे सीधे सीधे जिंदगी की क्वालिटी से जोड़ता है। मजबूत फेफड़े मतलब मजबूत जीवन। इसके बाद बात आती है मेडिकल और इमोशनल सहारे की। नियमित डॉक्टर के पास जाना, सालाना जांचें करवाना, जैसे ईसीजी दिल के लिए, पीएफटी फेफड़ों के लिए, दवाएं टाइम पे लेना, कोई साइड इफेक्ट हो तो उस पर ध्यान देना, ये बातें तो शायद, हाँ, ये तो करनी ही चाहिए। करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन इनकी रेगुलरिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। पर स्रोत यहाँ एक और बहुत ही संवेदनशील और अक्सर जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं उस पहलू पर ध्यान खींचता है। वो क्या? वो है देखभाल करने वालों का आराम और उनका अपना ख्याल रखना, केयर गिवर्स। अच्छा, हाँ। लेख में लिखा है, उनकी ताकत हमारी रीढ़ है। ये बहुत गहरी बात है। जो लोग देखभाल कर रहे हैं, चाहे वो घर वाले हों, दोस्त हों, वो भावनात्मक और शारीरिक रूप से बहुत थक जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। उनका ठीक रहना, उनका पॉजिटिव रहना मरीज के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो पूरा सपोर्ट सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। ये वाकई एक बहुत जरूरी याद दिलाने वाली बात है। अब लेख एक बहुत दिलचस्प तुलना भी करता है। भारत और विदेश जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, वहां एमडीबीएम को कैसे संभाला जाता है और रिसर्च की क्या स्थिति है। और इसे काफी न्यूट्रल तरीके से बताया गया है। हाँ। और ये तुलना हमें अपनी देखभाल से आगे बढ़कर जो पूरा सिस्टम है, जो समाज है, उसे समझने में मदद करती है। स्रोत बताता है कि पश्चिमी देशों और जापान में रिसर्च, खासकर जीन थेरेपी जैसे नए इलाजों पर काफी तेजी से हो रही है। वहां अक्सर सरकार या बीमा कंपनियां महंगे इलाजों का खर्चा उठा लेती हैं, तो मरीजों पर पैसों का बोझ कम पड़ता है। और मल्टी स्पेशलिस्ट देखभाल, मतलब डॉक्टर, फिजियो, काउंसलर, सब एक साथ वो ज्यादा आसानी से मिल जाती है। और लोगों के रवैये का भी फर्क बताया है कि वहां विकलांगता को सम्मान से देखा जाता है, दया से नहीं। बिल्कुल। और इसके मुकाबले भारत के बारे में लेख कहता है कि यहाँ भी रिसर्च शुरू हुई है, पर अभी शुरुआती दौर में है। हाँ, ये अच्छी बात है कि आईसीएमआर और एम्स जैसे संस्थानों ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए हैं। ये एक उम्मीद की बात है। हाँ, ये प्रगति का संकेत है। लेकिन अभी भी ज्यादातर इलाज का खर्चा परिवारों को खुद ही उठाना पड़ता है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर एक उम्मीद की किरण भी है। स्रोत कहता है कि सोशल मीडिया और मरीजों के अपने अनुभव बांटने से जागरूकता बढ़ रही है।
और सबसे अहम बात, लेख कोई निराशा नहीं फैलाता। वो कहता है कि भारत तेजी से बदल रहा है। ये तुलना किसी को कम या ज्यादा बताने के लिए नहीं है, ये बस ये समझने के लिए है कि एक मरीज किन हालात में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सही है। ये दिखाता है कि आप अकेले कितनी भी कोशिश कर लें, आपके आसपास के संसाधन, पैसे की मदद और समाज का नजरिया, ये सब भी बहुत मायने रखता है। ये जागरूकता बढ़ाने और व्यवस्था में बदलाव की जरूरत की तरफ भी इशारा करता है। और इसी से जुड़ा हुआ है आखिरी अहम मुद्दा, समाज और सोच। लेख विदेश में विकलांगता को भिन्न क्षमता या डिफरेंटली एबल्ड की तरह देखने और भारत में जो पुरानी सोच है जो धीरे धीरे बदल रही है, उसके फर्क पर बात करता है। हाँ, और यहीं पर जो व्यक्तिगत कहानियां हैं उनकी भूमिका और भी बढ़ जाती है। जब लेखक जैसे लोग अपना अनुभव बांटते हैं तो वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते, वो समाज की सोच बदलने में भी मदद करते हैं। वो दिखाते हैं कि देखो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या कोई भी विकलांगता हो, उससे जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि ये ताकत की, हिम्मत की एक नई कहानी लिखने का मौका हो सकता है। हाँ। ये कहानियां लोगों में हमदर्दी जगाती हैं और उन्हें ये देखने में मदद करती हैं कि विकलांगता कोई कमी नहीं, बल्कि इंसानी विविधता का एक हिस्सा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस लेख का निचोड़ क्या है? इसका मुख्य संदेश क्या है उन लोगों के लिए जो एमडी या बीएम के साथ जी रहे हैं, या उनके अपनों के लिए? मेरे ख्याल से निचोड़ यही है कि जब तक कोई पक्का इलाज नहीं आता, तब तक अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है, अपनी देखभाल के जरिए। हाँ। ये एक एक्टिव नजरिया है, हिम्मत देने वाला, उम्मीद भरा। ये शरीर और मन दोनों की देखभाल पर जोर देता है, प्रैक्टिकल तरीके बताता है और मानसिक मजबूती को सबसे ऊपर रखता है। ये हालत की गंभीरता को मानता है, लेकिन उसके आगे हार मानने से इनकार करता है। बहुत खूबसूरती से कहा आपने। जैसा कि लेखक ने खुद लिखा भी है, खुद का ख्याल रखना, हार मान लेना नहीं, ये साहस का पहला कदम है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि आज हमने जो भी बातें की, वो सब उसी मरीज के लिखे लेख, उसी स्रोत सामग्री में जो विचार थे, जो अनुभव थे, उन पर आधारित थीं। यहाँ एक आखिरी बात जो इस स्रोत से निकल कर आती है, वो है मरीजों की अपनी आवाज की ताकत, पेशेंट एडवोकेसी जिसे कहते हैं, और साझा अनुभवों की शक्ति। अच्छा। ये लेख खुद इसका सबूत है। जब मरीज अपने अनुभव, अपने तरीके, अपनी उम्मीदें दूसरों से बांटते हैं, तो वो सिर्फ दूसरे मरीजों या उनके परिवारों की मदद नहीं करते, वो डॉक्टरों तक, रिसर्च करने वालों तक, यहाँ तक कि नीतियों बनाने वालों तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। जैसा हमने भारत और विदेश की तुलना में देखा, समाज में और व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए ये आवाज उठाना बहुत जरूरी है। सही बात है। ये सिर्फ अपनी देखभाल से आगे बढ़कर पूरे समुदाय के लिए सोचने और सुधार लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। लेखक का ये लेख लिखना भी इसी कोशिश का हिस्सा है। बिल्कुल। हर कहानी, हर अनुभव मायने रखता है। और हम आज की इस बातचीत को स्रोत के इसी शक्तिशाली संदेश के साथ खत्म करना चाहेंगे। शरीर थक सकता है, पर अपनी आत्मा को उम्मीद मत खोने दो। एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी योद्धा।